डियर स्टूडेंट्स, हेलो टू ऑल ऑफ यू। आपको पता ही है कि अभी एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आई हैं। बहुत ही जल्दी आरबीआई ग्रेड भी आने वाला है और आरबीआई असिस्टेंट ग्रेड का एग्जाम भी आने वाला है। साथ साथ आरआरबी और आईबीपीएस के एग्जाम्स भी जल्दी ही होने शुरू हो जाएंगे। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उन सभी का। अगर हम बैंक्स के एग्जाम्स की बात करें तो बैंक्स का जो मेन एग्जाम होता है, चाहे वो अगर हम बैंक की बात करें, बैंक्स मेन एग्जाम की बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसमें आपका एग्जाम होता है एक जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस होता है जिसमें वो इंक्लूड करता है बैंकिंग अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस। इन दो चीजों को वो एक साथ कवर करता है। और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि ज्यादातर जो बच्चे हैं इस पोर्शन की तैयारी ना तो वो करते हैं ना वो कर पाते हैं। कुछ भी इसमें बहुत सारी समस्याएं इसके अंतर्गत रहती हैं। एक तो जो बच्चे होते हैं वो पहले वो प्री की तैयारी करते हैं और मेंस की तैयारी करते सोच के चलते हैं कि हम बाद में करेंगे। खासकर जनरल अवेयरनेस पार्ट की जो तैयारी है वो काफी बाद में जाकर जो है वो शुरू करते हैं। ये आपको पता ही है कि अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक में प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ही कम समय बचता है। जैसे अगर हम एसबीआई की ही बात कर रहे हैं, आपको पता ही है कि एसबीआई का वैकेंसी अभी आ चुका है, एसबीआई पीओ। अगर हम बात करें इसका प्री का, अगर हम एसबीआई प्री की बात करें, पीओ प्री, ये आपका है जून में। और अगर हम मेंस की बात करें तो ये है 20th जुलाई, दैट इज ऑन 20th जुलाई 2019। यानी कि लगभग एक महीने के बाद ही जो है वो मेंस का जो है वो पेपर हो जाएगा। अब इतने कम समय में जून से लेकर जुलाई मैक्सिमम आपके पास मिलता है एक महीना, और एक महीने में आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी पूरी तरह से नहीं कर सकते। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कुछ ऐप से कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ मॉड्यूल से निकाले और उसको पढ़ा। क्या आप समझ सकते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर आप सारा कुछ जो है वो कवर भी करें और उसको पूरा भी करें? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दैट इज द रीजन मेरा ये मानना है कि अगर हम जब हम प्री की तैयारी स्टार्ट करें तो उसके साथ साथ ही हम मेंस की तैयारी भी अगर हम साथ साथ शुरू कर दें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो भी अपने आप ही साथ साथ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर हम बात करें यहां पर क्वेश्चंस की, आपके जो जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, अगर हम एसबीआई की ही बात करें, एसबीआई पीओ, इसमें टोटल क्वेश्चंस है 40, जिसमें से ये मान के हम चलते हैं कि लगभग 20 to 25 क्वेश्चंस फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस के आते हैं और लगभग 15 क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स विच इंक्लूड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यानी कि फाइनेंशियल अवेयरनेस की अगर हम बात करें, एट प्रेजेंट हमारे देश में फाइनेंशियल जो पोजीशंस हो रही हैं वो किस प्रकार की हो रही है। जैसे अभी आपने पढ़ा होगा कि बहुत रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का एक सर्कुलर है, सर्कुलर ऑफ फरवरी 2018, एक आरबीआई का एक सर्कुलर है जो फरवरी 2018 में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आरबीआई का जो सर्कुलर था वो किस चीज से रिलेटेड था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल क्यों किया, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को कैंसिल कर दिया तब आरबीआई के पास या अन्य बैंकों के पास क्या पोजीशंस बनती हैं कि किस प्रकार से उस सर्कुलर के बदले में कोई नया सर्कुलर जारी किया जाए या उसमें जो गाइडलाइंस इश्यू की गई थी उसको किस प्रकार से हम काम कर सकता है इसके अंतर्गत आरबीआई। तो ये एक बेसिक था कि किस प्रकार से हमें अपने बैंकिंग की तैयारी को साथ साथ करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, हम बात करेंगे यहां पर बैंकिंग, आज हम बात करेंगे यहां पर बैंकिंग अवेयरनेस की, कि जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके अंतर्गत हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। भारत में बैंक जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं, आरबीआई बैंकों को क्या गाइडलाइंस देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को क्या गाइडलाइंस देता है, आरबीआई अन्य देशों के सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर किस प्रकार से काम करता है, और बैंकों की अगर हम बात करें तो बैंकों में डिपॉजिट्स क्या होते हैं, लोन्स क्या होते हैं, और आजकल अगर हम बात करें बैंकों की सबसे बड़ी समस्या एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, गैर निष्पादित आस्तियां, ये सब क्या होती हैं और किस प्रकार से ये सब चीजें काम करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंकों को किस प्रकार से पैसा देती है जिसको हम बोलते हैं रिकैपिटलाइजेशन, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है और गवर्नमेंट इनको पैसा देती क्यों है, ये सब चीजें जो है हम बैंकिंग अवेयरनेस के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज जब हम बैंकिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं तो यहां पर जब भी हम बैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो एक आती है कि बैंक आखिरकार है क्या, बैंक करते क्या है, किस प्रकार के काम बैंक करते हैं। जब आप बैंक की बात करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए बैंक है क्या, व्हाट इज बैंक, बैंक ऐसा कहीं पर कोई डिफाइंड नहीं है कि बैंक एक्चुअली है क्या। एक्चुअली अगर बैंक की बात करें तो बैंक बेसिकली दो प्रकार के काम करते हैं, एक पब्लिक के एक्सेस फंड्स को एक्सेप्ट करते हैं और उसको अन्य व्यक्तियों को देते हैं जिसको इनकी आवश्यकता होती है। यानी कि यदि हम बैंक की बात करें तो बैंक बेसिकली केवल और केवल दो प्रकार के काम करते हैं। अगर हम जनरली प्राइमरीली की अगर हम बात करें, प्राथमिक रूप से जो बैंक है, एक वो लेते हैं पब्लिक से डिपॉजिट, जमाए, और दूसरा वो लेते हैं देते हैं, क्या करते हैं दूसरा काम, वो पब्लिक को देते हैं लोन्स, उधार, या जिसको मुख्य रूप से आम भाषा में बोलते हैं ऋण देते हैं, पब्लिक को वो ऋण देते हैं। एक बहुत ही जनरल सा एक और नियम है, एक बात और समझ लीजिएगा इसमें, डिपॉजिट और लोन्स की अगर हम बात करें, जब हम अकाउंट्स पढ़ते हैं तो हम एक चीज पढ़ते हैं, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। यानी कि हमारे पास जो आता है वो हम क्रेडिट करते हैं, जो हमारे पास से जाता है वो हम डेबिट करते हैं। लेकिन बैंक बिल्कुल उल्टा करते हैं। बैंकों के पास जो पैसा आता है वो बैंक के लिए लायबिलिटीज है, बैंक की वो देनदारियां हैं। यानी कि ये पैसा पब्लिक ने बैंक के पास जमा किया है और जो पैसा पब्लिक के पास जमा किया गया है, पब्लिक ने बैंक के पास जमा किया है, ये बैंक को ना केवल वापस लौटाना है
बल्कि विद इंटरेस्ट लौटाना है। जबकि जो लोन्स होते हैं वो बैंक्स की असेट्स होते हैं, बैंक्स की वो संपत्तियां होती हैं, आस्तियां होती हैं, बैंक की वो आस्तियां होती हैं, क्योंकि ये पैसा बैंक ने पब्लिक को बांटा, कंपनीज को बांटा, और इसके बदले में बैंक के पास ना केवल वापस ये पैसा वापस आएगा बल्कि विद इंटरेस्ट वापस आएगा, जिससे जो बैंक है वो अपना खर्चे भी चलाएगा और प्लस जो हमने डिपॉजिट किया हुआ है अपना पैसा बैंक के पास, बैंक उस पैसे को मार्केट में जो है उससे अपने इंटरेस्ट भी पेमेंट्स करेगा। डिपॉजिट की अगर हम बात करें, पहले यहां पर हम दो चीजें पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें, आज हम बात करेंगे यहां पर डिपॉजिट्स की। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हम डिपॉजिट की बात करें, जैसे मैंने बता ही दिया, डिपॉजिट बैंक की लायबिलिटीज होते हैं, और जो डिपॉजिट होते हैं इस पर एक और क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कौन करता है। याद रखिएगा 2010 के बाद भारत में जितने भी बैंक्स हैं डिपॉजिट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। भारत में जितने भी बैंक हैं जमाओं पर ब्याज की दर बैंक निर्धारित करता है। जमाओं पर ब्याज की दर बैंक निर्धारित करता है। और अगर हम अभी एक लेटेस्ट न्यूज की बात करें, आपको पता होगा कि अभी भारत का पहला बैंक जिसने अपनी जमाओं पर जो ब्याज की दर है उसको रिलेट किया है, उसको जोड़ दिया है रेपो रेट के साथ। भारत का पहला बैंक दैट इज एसबीआई। एसबीआई फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया टू लिंक डिपॉजिट रेट्स विद रेपो रेट। रेपो दर के साथ एसबीआई भारत का पहला बैंक बना है जिसने अपने डिपॉजिट की दरों को रेपो रेट के साथ निर्धारित किया है फ्रॉम 1/5/2019। 1 जनवरी 2019 से 1 मई 2019 से जो आरबीआई है, एसबीआई है, वो अपने डिपॉजिट के रेट्स को लिंक करेगा रेपो रेट के साथ। दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो हो गया हमारे डिपॉजिट का, किस प्रकार से हम इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है इसके अंतर्गत रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो इसमें दूसरी चीज आती है, अब एक और चीज जो आती है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स इज क्रेडिटेड क्वार्टरली। यानी कि हर तिमाही और प्रत्येक तिमाही को जमाओं पर ब्याज बैंक ग्राहक के खाते में जमा करेगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक यदि चाहे तो क्वार्टरली से पहले कर सकता है, लेकिन मोर देन क्वार्टरली नहीं कर सकता।
ये डिपॉजिट के कुछ एक बेसिक नियम है जो भारत में सभी बैंक फॉलो करते हैं, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो विदेशी बैंक हो, किसी भी प्रकार के बैंक हो। ये एक बेसिक चीज मैंने बताई। आज जैसे मैंने बताया हम बेसिक ले रहे हैं डिपॉजिट्स को, कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं। जब हम डिपॉजिट की बात करते हैं, आज हम डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे, केवल आज हम बात करेंगे डिपॉजिट्स के बारे में। डिपॉजिट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से निकाले जाते हैं। डिपॉजिट, जमाए। डिपॉजिट को हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा, पहला होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। मांग जमाए। दूसरा होता है हमारा टर्म या टाइम डिपॉजिट, मियादी जमाए। डिमांड डिपॉजिट वो जमाए जो हम कभी भी बैंक में जमा कर सकते हैं और जिसको हम कभी भी निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट वो होती है जिसको बैंक कहीं भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये ऑन डिमांड होती है। यानी कि जैसे हम यहां पर दो चीजें लेते हैं, एक होता है, आपने शायद पढ़ा भी होगा, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम बोलते हैं कासा डिपॉजिट। कासा इज करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। चालू खाता तथा जमा खाता, सेविंग खाता। डिमांड डिपॉजिट का हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट, कम लागत जमाए। क्योंकि इस डिमांड डिपॉजिट को बैंक कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता है, इसीलिए वो इन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, ब्याज की जो दर देता है, वो भी कम देता है। जैसे आपको पता ही होगा, एट प्रेजेंट हमारे जितने भी सरकारी बैंक हैं उन सबका जो सेविंग खाते पर जो ब्याज दर है वो लगभग 3.5% है, 3.5% है। चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो। कुछ अगर बड़ी जमाएं हैं तो उस पर बैंक जो है वो ज्यादा ब्याज भी दे सकते हैं, लेकिन इन जनरल जो चलता है वो 3.5% है, 3.5% है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट किसे कहते हैं? करंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता, जिसका अर्थ होता है कि यहां पर हम पैसा कितनी भी बार जमा करवा सकते हैं, कितनी भी बार निकलवा सकते हैं। बेसिकली जो करंट अकाउंट होता है, दैट इज सिंपली वी डू, हम इसको बोलते हैं एक प्रकार से बिजनेस अकाउंट। जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो खाता रखता है उसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट। और इस पर नो इंटरेस्ट इज पेड। करंट अकाउंट पर किसी भी प्रकार का ब्याज बैंक नहीं देता। इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कई बार। करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, यहां पर खाता खोलने के लिए मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट या मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट
मिनिमम अमाउंट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के लिए कम से कम राशि ये निर्भर करती है बैंक टू बैंक। हर बैंक की अलग अलग है। कुछ बैंक इसको 5,000 से भी खोलते हैं, कुछ 10,000 से, कुछ 12,000 से, वॉट एवर इट इज। ये हर एक इंडिविजुअल बैंक की मर्जी है कि वो करंट अकाउंट के लिए वो मिनिमम बैलेंस कितना रखता है। मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट, नो लिमिट, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आप अपने खाते में कितनी भी राशि जो है वो जमा करवा सकते हैं। अगर हम सेविंग बैंक के अकाउंट की बात करें, ये जो होता है ये आम आदमी का बचत खाता होता है, जिसमें जो व्यक्ति हैं अपनी सेविंग्स को इसमें जमा करते हैं और जैसे मैंने बता ही दिया, इसमें इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड बाय इंडिविजुअल बैंक। यहां पर जो ब्याज की दर है वो मिनिमम बैलेंस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक ही डिसाइड करता है। दूसरी चीज जो आती है इसमें, दैट इज मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि, दैट इज इसमें वही है बैंक टू बैंक। हर बैंक की अलग अलग होती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है BSBDA। BSBDA is opened by या opened with जीरो बैलेंस। और जो BSBDA खाते होते हैं इनको जीरो बैलेंस के साथ ही खोला जाता है, चाहे कोई सरकारी बैंक हो, चाहे कोई प्राइवेट बैंक हो, चाहे कोई विदेशी बैंक हो। यदि भारत में काम करता है तो उसको जो BSBDA खोलना पड़ेगा, कस्टमर का खोलना ही पड़ेगा और उसको वो जीरो बैलेंस के साथ ही खोल सकता है। BSBDA दैट इज बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम चर्चा करेंगे इस अकाउंट के ऊपर बाद में पूरा डिटेल में। पहले जब हम पढ़ेंगे, आपने एक चीज बता दूं, अभी हम जब अकाउंट्स को, डिपॉजिट्स को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर बात करेंगे KYC की, नो योर कस्टमर की। जब हम नो योर कस्टमर के बारे में बातचीत कर चुके होंगे तब उसके बाद हम BSBDA के ऊपर बातचीत करेंगे कि व्हाट इज BSBDA, क्यों खोले जाते हैं, किस प्रकार से खोले जाते हैं, किन लोगों के खोले जाते हैं, उन सबके ऊपर जो है हम BSBDA में जो है हम चर्चा करेंगे। मैक्सिमम लिमिट, नो लिमिट। सेविंग खाते में भी आप जितना चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। ये हम बात कर रहे थे डिमांड डिपॉजिट के बारे में, जिसको हम नाम देते हैं कासा। ये कई बार आपके एग्जाम्स में भी पूछा गया है, खासकर क्लरिकल एग्जाम में, PO का एग्जाम में ऐसे टर्म्स नहीं यूज किए जाते, लेकिन कासा डिपॉजिट कई बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर, क्लरिकल वाले में, कि कासा डिपॉजिट किस प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। दीज आर द डिमांड डिपॉजिट, या इसको हम नाम देते हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट। अब हम बात करते हैं यहां पर टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है ये जो होता है इसको बोलते हैं मियादी जमाएं, जिसका अर्थ होता है कि आपने एक लिमिटेड समय के लिए बैंक के पास पैसे जमा करवा दिए, और जब आपने बैंक के पास पैसे जमा करवा दिए इसका अर्थ है कि आप उस निश्चित समय के बाद ही बैंक से आप पैसे निकालने के लिए आएंगे।
और यानी कि इस पैसे को बैंक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है और इससे जो है वो इनकम भी साथ साथ जनरेट करता है। टर्म डिपॉजिट को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट और दूसरा होता है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग इसको हम हिंदी में बोलते हैं आवर्ती जमा। अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें यानी कि यहां पर हमने बैंक के पास एक निश्चित समय के लिए बैंक राशि को जमा कर दिया, जैसे मान लीजिए 50,000 या 1 लाख या 10,000 20,000 वॉट एवर इट इज। अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो फिर जो क्वेश्चन आता है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, जाते बच्चे सो गलत भी करके आ जाते हैं, दैट इज मिनिमम पीरियड ऑफ एफडी का न्यूनतम अवधि। एफडी न्यूनतम कितनी अवधि के लिए खोली जा सकती है? एफडी का जो न्यूनतम समय होता है इसको हम बेसिकली दो भागों में बांट देते हैं। पहला होता है 7 डेज। एफडी 7 दिन की भी खोली जा सकती है और आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार 7 दिन की जो एफडी है उसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एफडी इज ₹15 लाख, यानी कि 15 लाख या उससे ऊपर की जो एफडी है वो 7 दिन के लिए खोली जा सकती है। बैंक यदि चाहे तो इस राशि को बढ़ा भी रखता है। कुछ बैंक जो है जो 7 दिन की एफडी है उसको वो 100 लाख के साथ यानी कि 1 करोड़ या उससे ऊपर के लिए रखते हैं। ये बैंक की मर्जी है, लेकिन आरबीआई के अनुसार 15 लाख से कम की अमाउंट की जो एफडी है वो 7 दिन की नहीं बनाई जा सकती। अगर नॉर्मल कंडीशंस की बात करें दैट इज 15 डेज। नॉर्मल कंडीशंस में जो एफडी है वो 15 डेज की बनाई जाती है इफ द अमाउंट इज बिलो ₹15 लाख। यदि 15 लाख या उससे कम की एफडी है, 15 लाख से कम की एफडी है तो वो कम से कम 15 दिन की बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी, मैक्सिमम पीरियड ऑफ एफडी, एफडी का अधिकतम समय दैट इज 120 मंथ्स। भारत में कोई भी बैंक 120 महीने से ज्यादा की एफडी यानी कितना हो गया 10 साल, 10 साल से अधिक समय की एफडी नहीं खोली जा सकती। अगर हम बात करें रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि यहां पर बैंक जो है वो मंथली जमा स्वीकार करता है, जिसको आप एक और नाम देते हैं SIP, स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP के अंतर्गत जिसको हम प्रॉपर जो बैंकिंग टर्म है SIP का दैट इज रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमाएं। और आवर्ती जमाओं के अंतर्गत यहां पर मिनिमम पीरियड, क्योंकि यहां पर मंथली जमा करना है इसलिए यहां पर आरबीआई कहता है कि जो आरडी का जो मिनिमम पीरियड है दैट इज 6 मंथ्स, 6 महीने। 6 महीने से कम समय की एफडी आरडी रिकरिंग डिपॉजिट नहीं बनाई जा सकती। और मैक्सिमम पीरियड दैट इज सेम
जो एफडी का था मंथ 120 महीने, मैक्सिमम पीरियड जो है वो 120 महीने है आरडी। एफडी में और आरडी में जो हम पैसा जमा करते हैं, इसको भारत में जितने भी बैंक्स है उसको मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिमांड डिपॉजिट से ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट कर उससे इंटरेस्ट इनकम भी जो है वो जनरेट कर रहा है। दैट इज आवर टर्म डिपॉजिट। ये हमारे दो प्रकार के डिपॉजिट्स होते हैं जो बैंकों के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? सो दैट इज आवर डिपॉजिट पार्ट्स। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, जिसपे हमने सीखा कि डिपॉजिट्स क्या है, किस प्रकार से अंतर्गत काम किए जाते हैं। अगली क्लास में जब हम बात करेंगे तो हम डिपॉजिट की जब बात करेंगे तो डिपॉजिट जब आप बैंक पे जाते हैं डिपॉजिट के लिए, खाता खोलने के लिए, तो आपको पता ही है बैंक हमसे मांगता है KYC, नो योर कस्टमर। वो क्या होता है, किस लिए लिया जाता है, किस एक्ट के अंदर लिया जाता है, हम इन सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में जो है वो चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।